हेलो दोस्तों, AK क्लासेस में आपका स्वागत है। NCERT ज्योग्राफी की सीरीज़ में आज हम क्लास 9 का चैप्टर 3 करेंगे, जो है अपवाह ड्रेनेज। जैसे कि आप जानते हैं, सीरीज़ में मैं NCERT को इस तरह से कवर कर रहा हूँ कि हमें कोई नोट्स ना बनाने पड़े और इन्हीं वीडियो से हमारा रिवीजन भी हो सके। यदि आप लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे अवश्य देख लें। यदि आप लोग चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें एवं नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि मेरे अपलोड्स आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो इस चैप्टर में मैं आप लोगों को ये समझाऊंगा कि अपवाह तंत्र होता क्या है और भारत में कौन कौन से अपवाह तंत्र हैं, प्रमुख नदी तंत्र रिवर सिस्टम्स कौन से हैं, और प्रायद्वीपीय नदियाँ और हिमालयी नदियों में अंतर क्या होता है, और आर्थिक महत्व के बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3, अपवाह। तो अपवाह, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्रेनेज, ये बेसिकली इसको अगर शब्द में देखें तो अपवाह पानी के बहाव के लिए जो बहने की एक प्रणाली होती है, एक सिस्टम होता है पानी के बहने का, उस सिस्टम को ही अपवाह तंत्र कहा जाता है। ठीक है, तो ये दो तरह से हो सकता है। ठीक है, एक ये हो सकता है एक ये हो सकता है नेचुरल, एक हो सकता है आर्टिफिशियल। ठीक है, तो जब आर्टिफिशियल होता है तो ह्यूमन मेड होता है। ठीक, ह्यूमन मेड में जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि सिटी का जो ड्रेनेज सिस्टम होता है, ठीक है, घर का जो नाली का सिस्टम होता है, ठीक है, पानी के बहने का जो भी रास्ता हम लोग मैन मेड बनाते हैं वो आर्टिफिशियली हो गया। और जो नेचुरल है, नेचुरल कहाँ पर होगा, जैसे कि पहाड़ों से नदियाँ निकलती हैं और नदियों का जो पूरा बहाव का प्रणाली होता है वो सारा नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम है। तो हम नेचुरल ड्रेनेज की बात करेंगे, नेचुरल अपवाह की, जो प्राकृतिक अपवाह है उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो भारत में जो अपवाह तंत्र है, इस अपवाह तंत्र में नदी तंत्र भी आता है, रिवर सिस्टम भी उसका पार्ट है, उसमें झीलें भी हैं और भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो नदी तंत्र भी उसका एक पार्ट है। ठीक, तो आप अगर देखोगे कि भौगोलिक आकृतियों में क्या होता है कि जहाँ पर पहाड़ों से छोटी छोटी नदियाँ हैं, छोटी छोटी सरिताएं, यहाँ से ऐसे, जैसे ये एक समझ लो कि एक पहाड़ है। ठीक है, ये भी है, ये भी है और ये भी। ठीक, अब यहाँ से क्या होता है कि नदियाँ छोटी छोटी सरिताओं से निकलती हैं, छोटे छोटे पानी की एक सरिता यहाँ निकली, फिर ये निकली, फिर यहाँ से ये निकली, फिर ये निकली, फिर ये जाकर एक मुख्य नदी पे मिल जाती है। ठीक, ये सरिताएं आकर इसमें मिल गई और ये मुख्य नदी धीरे धीरे जाकर किसी झील में या किसी समुद्र में जाकर मिल जाती है। ठीक है, तो ये पूरा जो एरिया होता है जहाँ पर किसी एक नदी के पानी को भरा जाता है, ठीक है, इस एरिया में, इस भौगोलिक क्षेत्र में जो सरिताएं हैं वो सब मिलकर किसी एक रिवर सिस्टम को पानी देती हैं। तो इसको उस रिवर सिस्टम का ड्रेनेज बेसिन कहा जाएगा। ठीक है, सपोज ये अगर गंगा नदी होती तो इसके जो जितनी भी सहायक नदियां हैं या जितनी भी सरिताएं हैं उनसे ये मिलकर बनी होती, तो इस पूरे एरिया को बोलते हैं गंगा रिवर बेसिन या गंगा ड्रेनेज बेसिन। ठीक है, और सेम तरह से यहाँ पर भी एक रिवर बेसिन है या एक अपवाह ड्रेनेज बेसिन है। ठीक, अब जो दो अगल बगल जो पड़ोसी ड्रेनेज बेसिन को अलग करने के लिए बीच में कोई पर्वत या पहाड़ी होती है, इससे वो इतनी ऊंची होती है कि यहाँ पर नदी का बहाव इस तरह से नहीं हो सकता, इस तरह से नहीं हो सकता, या तो इधर होगा या तो इधर होगा। ठीक है, तो ये बीच में उनको डिवाइड करता है। तो जब डिवाइड करता है तो इसको नाम दे दिया जाता है वाटर डिवाइड। ठीक है, तो पर्वत या ऊंची भूमि जो दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है तो उसको बोलते हैं वाटर डिवाइड। ठीक है, ये अभी 2020 जो 2023 का पेपर हुआ था UPPCS का, उसमें प्री में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, विश्व की जो सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी है, ठीक है, वो अमेजन रिवर की है, जो साउथ अमेरिका में होती है। ठीक है, और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में सबसे बड़ी बेसिन, ड्रेनेज बेसिन जो है वो गंगा का है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। भारत में अपवाह तंत्र, जो भारत में जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो ड्रेनेज सिस्टम, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि ड्रेनेज सिस्टम बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि वहाँ की भौगोलिक आकृति कैसी है। ठीक है, भौगोलिक आकृति ही डिसाइड करे कि वहाँ की सरिताओं का आकार कैसा होगा, वो ऐसे समकोण पे मिलेंगी या फिर टर्न करके घूम के आके मिलेंगी। ठीक है, या फिर जैसे यहाँ ये मान लो मेन नदी है तो ऊपर से सरिता ऐसे मिलेगी या फिर ऐसे करके आके मिलेगी या फिर इधर से आके ऐसे मिलेगी या इधर से यहाँ से ऐसे मिलेगी। तो ये डिपेंड करता है कि वहाँ की भौगोलिक स्थिति कैसी है, पहाड़ी इलाका है या मैदानी भाग है। तो पहाड़ी इलाका में जैसे मान लो कि तीव्र गति से नदियाँ आएंगी, कटाव तेज होगा, सिल्ट ज़्यादा होगा, बालू गाद ज़्यादा पैदा होगा। ठीक है, तो अपवाह तंत्र जो है वो नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, तो इसी भौगोलिक आकृति के द्वारा भारत के जो नदियां हैं उनको दो भागों में बांटा जाता है, एक
हिमालय की नदियाँ, हिमालय में जो हिमालय से उत्पन्न होती हैं। दूसरा प्रायद्वीपीय नदियाँ, जो प्रायद्वीपीय भारत में बहती हैं और प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्र से ही उत्पन्न होती हैं। ठीक, तो इनके जो है इनकी उत्पत्ति होने के कारण इनको दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, तो हिमालय में जो नदियां हैं उनमें और प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं उनमें अंतर देखो क्या है। तो हिमालय की जो नदियां हैं वो एक समय में जब ग्रीष्म ऋतु होती है तो क्या होता है कि जो हिमालय पे जो ग्लेशियर्स है, जो हिमानी डिपॉजिट है, वो गर्मी से पिघलता है और उससे जो पानी पैदा होता है वो नदियों में जाता है। ठीक, तो एक नदियां ग्लेशियर से पानी प्राप्त करती हैं। दूसरा, हिमालय एक मानसून के अवरोधक की तरह भी काम करता है। ठीक है, तो उससे जब वर्षा होती है तो उनसे भी उस नदी को पानी मिलता है। जो हिमालय की नदियां हैं उनसे पानी मिलता है। तो वो नदियां क्या होती हैं, 12 मासी होती हैं, 12 महीना उनमें पानी होता है। तो इसके लिए टर्म आता है इंग्लिश में पेरेनियल। ठीक है, इंग्लिश की टर्म भी देखते जाइएगा। वाह द्रोणी जो होती है उसको ड्रेनेज बेसिन बोला जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो नदियां होती हैं ये ऊंचे पर्वतीय पहाड़ों से निकलती हैं। तो जब जब ऊंचे पहाड़ों से निकलती हैं तो क्या होगा, उनमें कटाव भी ज़्यादा होता है, उनमें तेज गति ज़्यादा होती है, क्योंकि हाइट से नीचे आती है। तो हाइट से ज़्यादा हाइट से नीचे आती हैं तो वो पर्वतों को काटती भी है। ठीक, तो कई बार नदियाँ ऐसे करके गार्ज बना देती हैं, यू गार्ज बनाती हैं। ठीक है, इसको यू गार्ज बनाते हैं बोलते हैं। तो ये सिंधु नदी भी बनाती है, ब्रह्मपुत्र नदी भी बनाती है, आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो नदी जब पर्वतों को काटकर गार्जों का निर्माण करती है। ठीक, हिमालय की नदी अपनी उत्पत्ति से लेकर, जब उनकी उत्पत्ति से हिमालय पे है, जैसे गंगोत्री है, तो गंगोत्री पड़ता है कहाँ, उत्तराखंड में। अब वहां से उत्पत्ति होकर मिलती कहाँ है, ये बांग्लादेश के नीचे, पश्चिम बंगाल के पास नीचे, यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो बहुत लंबी दूरी तय करती है। ठीक है, तो वही यहाँ पे दिया हुआ है, एक लंबी दूरी तय करती है। ऊपरी भागों में तीव्र अपर्दन होता है। तीव्र अपर्दन होने का कारण यही है कि वो बहुत ऊंचाई से नीचे गिरती है, इस वजह से तीव्र अपर्दन होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इस मैप में नदी की विभिन्न अवस्थाओं को दिखाया गया है। ठीक, तो जैसे उसका स्रोत एरिया, तो ये मान लो हिमानी। ठीक है, यहाँ से बर्फ पिघली तो फिर यहाँ से पानी आया, धीरे धीरे छोटी छोटी जो सरिताएं हैं वहाँ से पानी आता गया, और धीरे धीरे आप देख रहे हो कि पानी की मात्रा यहाँ पर बढ़ती जा रही है, यहाँ पे बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे पानी की मात्रा बढ़ती जा रही है। तो ऊपरी भाग में क्या होता है, कटाव बहुत तेज होता है, क्योंकि इसमें हाइट होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ आते आते जो ढलान है वो मंद होता जाता है। तो जब मंद होता जाएगा तो नदी दूसरे तरह की आकृतियां बनाती है। तो विसर्प जैसी एक आकृति बनती है। विसर्प में क्या होता है, नदी एक ही जगह तो कटाव कर रही है और एक जगह निक्षेपण कर रही है, मतलब एक जगह अपर्दन कर रही है, दूसरी जगह निक्षेपण कर रही है। तो अपर्दन का मतलब यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ की जो गाद है, यहाँ से उसको हटाकर, अपने बहाव से, अपने पानी से इसको हटाकर इधर इकट्ठा कर देती है और अपना बहाव के साथ निकल जाती है। ठीक है, अब इसमें भी एक चीज होती है कि अगर जो मिट्टी है, जो कटाव के कण है अवसाद के, वो जितने महीन होंगे, ठीक है, जैसे मान लो इतना भारी कण है, तो इसकी जो डिस्टेंस है वो बहुत दूर तक नहीं जाएगी। ठीक है, वो यहीं तक यहाँ आकर गिर जाएगा, और इससे थोड़ा सा लाइट हुआ तो और थोड़ा आगे तक जाएगा, बहुत महीन हुआ तो बहुत दूर तक जाता है। इसीलिए आप देखोगे कि यहाँ पर डेल्टा पे जो कण पाए जाते हैं मिट्टी के, गाद के, वो बहुत ही महीन होते हैं। ठीक है, जो बहुत दूरी तय करके यहाँ से यहाँ तक आए हुए होते हैं। ठीक है, इससे यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे जो मैदान, जो आकृतियाँ निक्षेपित होती हैं या जो बाढ़ के मैदान तैयार होते हैं, उनमें भी अंतर पाया जाता है। ठीक है, उनकी कड़ों में, उनकी मिट्टियों में थोड़ा बहुत अंतर देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर गाद का डिपोजिशन भी बराबर नहीं होता सब जगह। वो इस जो अवसाद है उनके दानों पर निर्भर करता है, मोटे हैं या पतले हैं या कैसे। ठीक है, अब भारी मात्रा में शुरू में क्या होता है कि सिल्ट और बालू का सम्मान करते हैं। उसके बाद निचले क्रम में क्या होता है, विसर्प पर गोखुर लेक बनती है और बाढ़ के मैदान बनते हैं। ठीक है, तो विसर्प कैसे बन रही है, जैसे कि ये यहाँ पे ऐसे विसर्प बना रही थी। उसके बाद क्या हुआ कि जब नदी ने अपना रास्ता चेंज किया, अवसाद की मात्रा की वजह से नदी जब अपना रास्ता चेंज करती है तो यहाँ पर एक इस तरह से आकृति बन जाती है। ठीक, पहले ये नदी यहाँ से ऐसे बह रही थी, लेकिन अब नदी यहाँ से बहने लगी, तो यहाँ पर यह भाग कट जाता है अवसादों से। ठीक है, तो यहाँ पर पानी भरा रहता है, तो इसको बोलते हैं गोखुर लेक। ठीक है, गोखुर झील या ऑक्सबो लेक भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारे बैल होते हैं, बैलों के जो पाँव के जो खुर होते हैं, उसका शेप भी कुछ ऐसे ही करके होता है, इसकी वजह से उसका नाम ऐसे पड़ता है, ऑक्सबो लेक। ठीक है, नीचे भाग में क्या होता है कि जो अवसाद आते हैं उनका डिपोजिशन होता है, क्योंकि जो धारा है उसका करंट जो है बहुत स्लो हो जाता है, बहुत ही मंद हो जाता है। इसी वजह से जो अवसाद है उनका डिपोजिशन शुरू होता है और धीरे धीरे वो एक छोटे छोटे आइलैंड्स का रूप ले लेते हैं इनके बीच में। उनके साइड से यहाँ भीतर का पानी का बहाव उससे कट कट के निकलता रहता है। तो इस तरह से एक डेल्टा का निर्माण करती है नदी। ठीक है, जब वो अपने आखिरी स्टेज पे होती है, तो ये उसकी युवा अवस्था है, ये पौधावस्था है और ये वृद्धावस्था है। ठीक है, जैसे मनुष्य के
जीवन काल में ऐसा होता है ना कि ये युवा है और उसके बाद फिर वो 30 से 40 का हो गया और फिर वो 60 के प्लस का हो गया, ऐसे करके उसको भी बांटा जाता है। ठीक है, अधिकतर प्रायद्वीपीय जो नदियाँ होती हैं मौसमी होती हैं। मौसमी होने का मतलब ये है कि उसमें जब वर्षा का सीजन होगा तभी उन पर प्रवाह होता है, तभी उन पर पानी बहता है। ठीक है, अदरवाइज वो पानी से वो मतलब उनका पानी कम हो जाता है, क्योंकि उनको हिमानी तो मिलती नहीं है कि जिससे उन्हें गर्मी के टाइम पे भी पानी मिलता रहे। ठीक है, इस वजह से वो मौसमी होती हैं, सीजनल होती हैं। ठीक, शुष्क मौसम में भी बड़ी नदियों का जो जल, जो वहाँ की जो बड़ी नदियाँ हैं प्रायद्वीपीय भारत की, उनका भी जल घटकर छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाता है। ठीक है, और हिमालय की तुलना में क्या होता है कि लंबाई कम होती है और छिछली होती है। ठीक, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि लंबाई कम है क्योंकि बारहमासी नहीं है। दूसरा, छिछली होने की वजह से है कि उनके पास इतना पानी, इतना हाइट नहीं है कि वो कटाव करे वहाँ पर। ठीक है, इसकी वजह से वो छिछली है, बहुत नीचे तक, बहुत गहराई तक वो काट नहीं पाती। ठीक, और इसमें से भी कुछ ऐसी नदियां हैं जो ऊंचे भाग से निकलकर पश्चिम की तरफ बहती है। ठीक है, अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कौन सी नदियां हैं। प्रायद्वीपीय भारत में बहुत ही कम ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं। ज्यादातर नदियां ये है कि पश्चिम से लेकर पूर्व तरफ बहती है, पश्चिम में उत्पन्न होती है और पूर्व तरफ बहती है। ठीक, अब एक एक करके हम लोग नदियों के रिवर तंत्र के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हिमालय की नदियां। ठीक है, तो हिमालय में 3 प्रमुख नदियां हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक, ये नदियां बहुत ही लंबी हैं। ठीक है, इनके बहुत महत्वपूर्ण सहायक नदियां भी इसमें आकर मिलती हैं, जैसे गंगा में यमुना मिलती है। ठीक है, और सिंधु नदी में बहुत सारी नदियां, झेलम, रवि, ब्यास, ठीक है, सतलज, ये सब मिलके सिंधु नदी में मिलती हैं। ठीक, अब सिंधु नदी तंत्र को देखते हैं। तो सिंधु नदी तंत्र में सबसे पहले नदी तंत्र में क्या क्या आता है। नदी तंत्र होता है नदी और उसकी सहायक नदियों से मिलकर। ठीक है, किसी नदी और उसकी सहायक नदियों से मिलकर जो प्रणाली बनती है उसको नदी तंत्र या रिवर सिस्टम कहा जाता है। तो सिंध रिवर सिस्टम में इसका सबसे पहले देखते हैं कि उद्गम कहाँ होता है। तो मानसरोवर की लेक है, ठीक है, तिब्बत में पड़ती है। मानसरोवर लेक के पास इसका उद्गम होता है। वहां से फिर ये पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर नहीं कहेंगे क्योंकि अगर मैप देखेंगे तो ये जैसे तिब्बत है, ठीक है, तो यहाँ से ये उत्तर पश्चिम की तरफ जा रही है। ठीक है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो इस तरह से डायरेक्शन में जाती है। उसके बाद फिर वो टर्न करके इधर आती है। ठीक है, नीचे की तरफ आती है। तो ये जो डायरेक्शन है पश्चिम की ओर न बह के ये पहले उत्तर पश्चिम जाती है, उसके बाद फिर इंडिया में प्रवेश कर फिर वो नीचे पाकिस्तान की तरफ दक्षिण पश्चिम की तरफ मुड़ती है। ठीक, तो इस भाग में यह एक बहुत ही सुंदर गार्ज बनाती है। ठीक है, जब वो इंडिया में प्रवेश करती है लद्दाख से, तो वहां पर भी एक गार्ज बनाती है। तो गार्ज जहां नदी पर्वत को काटेगी वहां पर गार्ज बनेगा। अब इसकी सहायक नदियां देखिए, सहायक नदी है जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा। ठीक, ये महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। ठीक, इसलिए इनको हाईलाइट किया गया। अब सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगिट से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। ठीक, अब ये यहाँ से बह रही है सिंधु, और यहाँ से पर्वतीय क्षेत्र से जब बाहर निकलती है तो अटक नामक की जगह पड़ती है, वहां से वो पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकल के मैदानों में बहना शुरू करती है। फिर जो और उसकी सहायक नदियां हैं जैसे सतलज है, ब्यास है, रावी है, चेनाब है, ये आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठान कोट एक जगह है, वहां पर सिंधु नदी में मिलती है। ठीक है, तो ये जो जगह है, ठीक है, इसको बोलते हैं मिठान कोट। ठीक, मिठान कोट, यहाँ पर क्या है कि देखो नदियाँ देखो, वो यहाँ पे झेलम, ठीक, झेलम रिवर ऐसे करके फ्लो हो रही है इसके ऊपर से। उसके बाद चेनाब, फिर रावी, फिर ब्यास, फिर सतलज, ये सब मिलके यहाँ मिलती हैं। और फिर अब हाँ, एक क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था कि ये सारी नदियाँ मिलकर जब यहाँ सतलज में मिलती हैं और वो नदी फाइनली जब सिंधु में मिलती है, तो इस वाले भाग को कौन सी नदी के नाम से जाना जाता है, तो इसको सतलज ही कहते हैं। ठीक है, और ये सतलज जब फाइनली मिलती है सिंधु में तो इस जगह को बोलते हैं मिठान कोट, उसी का नाम ये पड़ा हुआ है, मिठान कोट। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ। इसके बाद ये नदी दक्षिण की तरफ मिलती है और कराची के पूर्व में, ठीक, यहाँ से बढ़ती है। ठीक, तो ये कराची एरिया यहाँ पड़ता है, यहाँ नीचे पड़ता है, कराची पोर्ट है। ठीक, तो इसके पूर्व साइड पे, ठीक है, पूर्व साइड में वो बंगाल की खाड़ी पर मिल जाती है। ठीक है, अब सिंधु द्रोणी का 1/3 हिस्सा। अब ये थोड़ा जानने वाला फैक्ट है कि देखने में हमें लगता है कि ज्यादातर जो सिंधु का एरिया है, ठीक, वो पाकिस्तान में, लेकिन जब हम सिंधु बेसिन की बात करते हैं तो बेसिन में उसकी सहायक नदियां भी आती हैं, ये नदियां भी आएंगी। ठीक है, और सतलज भी आएगी, सतलज तो पूरा यहाँ से क्रॉस करके आती है। तो इस अगर पूरा रिवर बेसिन की बात करोगे, सिंधु बेसिन की बात करोगे, तो इसका 1/3 मतलब 33% से ज़्यादा इंडिया के पास है। ठीक है, 33% से ज़्यादा इंडिया में। ठीक,
और वो कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, हिमाचल में, पंजाब में और बाकी पाकिस्तान में, ठीक है। और सिंधु नदी की जो लंबाई है, ये मतलब बोला है कि इतनी से 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की नदी जो लंबी नदी है उनमें से एक है, ठीक है। तो इसकी लंबाई बताई गई है 2900, ठीक। अब एक इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एग्रीमेंट हुआ था इस रिवर को लेकर, जब बंटवारा हुआ था उसके बाद, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। तो ये ट्रीटी हुई थी 1960 में, ठीक है, जिसकी मध्यस्थता की थी वर्ल्ड बैंक ने, ठीक। तो पाकिस्तान की तरफ से तो उनके जो प्रेसिडेंट थे अयूब खान, और इंडिया की तरफ से जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे उस समय जवाहरलाल नेहरू, इन लोगों ने इस एग्रीमेंट को साइन किया था। तो इस एग्रीमेंट का मेन पर्पज ये था कि हम पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के जो एरिया है वहां पर सिंचाई करने के लिए हम लोग उस नदी का यूज करेंगे और बिजली बनाने के लिए भी उसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें डिसाइड क्या किया गया था, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, उसको मैं थोड़ा क्लियर यहाँ पे कर देता हूँ कैसा था, ठीक। तो यहाँ पर क्या डिसाइड किया गया था कि ऊपर की जो 3 नदियां हैं, ठीक है, इंडस, झेलम और चेनाब, इन 3 नदियों का 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा और 20% पानी इंडिया यूज करेगा। और जो नीचे की नदियां हैं 3, जैसे रावी, ब्यास और सतलज, ये 3 नदियों का 80% पानी इंडिया यूज करेगा और 20% पानी पाकिस्तान यूज करेगा। ये इस ट्रीटी की मेन वो थी, ठीक है। और कोई भी इसको यूज कर सकता है फॉर द रन ऑफ द रिवर, जो प्रोजेक्ट होता है जिसमें पानी के बहाव को रोकना नहीं है, पानी के बहाव को ही उपयोग में लाते हुए आप बिजली बना सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं, ठीक है। गंगा नदी तंत्र के बारे में देखते हैं। ये जो ट्रीटी है ना, ये विश्व की जो बहुत ही कम सक्सेसफुल हुई है ट्रीटी उनमें से एक है, ठीक है, क्योंकि इतने सारे वॉर होने के बाद भी आज भी इंडिया ने कभी पानी बंद नहीं किया है, ठीक। गंगा की मुख्य धारा जो है भगीरथी से निकलती है, भगीरथी गंगोत्री, ये उत्तराखंड में पड़ता है, वहां से निकलती है। उसके बाद अलकनंदा एक नदी है, उसमें वहां पर देवप्रयाग में दोनों नदियां मिलती हैं, दोनों सरिताएं मिलती हैं। उसके बाद इसका नाम पड़ता है गंगा, ठीक। पहले उसको बोलते हैं भगीरथी, फिर बाद में अलकनंदा जब उसमें मिलती है देवप्रयाग पे तो उसका नाम पड़ता है गंगा। अब हरिद्वार के पास गंगा जो है जो अपना पर्वतीय क्षेत्र से है उसको छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा पीसेस के लिए। हरिद्वार में मैदानी भाग में प्रवेश करती है। तो हिमालय से निकलने वाली जो बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती हैं, इसमें से जो प्रमुख नदी है वो है यमुना, ठीक है। उसके बाद घाघरा, गंडक, कोशी, ये सारी नदियां मिलती हैं। तो यहाँ पर मैप में देखते हैं, ये है मेन गंगा, ये यहाँ पर मिली देवप्रयाग पे, फिर यहाँ से इसका नाम पड़ा गंगा। तो ये गंगा ही इसका है, ये यहाँ तक ऐसे बहती है, ठीक। ये यहाँ पर बढ़ जाती है, ठीक है, फर्क का एरिया है, यहाँ से बढ़ता है। और फिर ये इसको बोलते हैं हुगली, और फिर ये मेन इसका गंगा, इसको गंगा को आगे यहाँ पर बांग्लादेश में किसी और नाम से जाना जाता है, हम लोग आगे देखेंगे। ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र को भी यहाँ पे आके मिलती है गंगा से। इसके बाद नदी बनती है, उसको मेघना कहते हैं, ठीक। अब ये गंगा की जो सिस्टम है, इस रिवर सिस्टम में गंगा की सहायक नदियां भी आती है। तो सहायक नदियों में यमुना भी आ गई। अब यमुना की भी सहायक नदियां हैं, जैसे चंबल है, बेतवा है, ठीक। और गंगा की सहायक नदी में यमुना के अलावा है सोन है, घाघरा है, गंडक है, कोशी है। इस तरह से बहुत सारी नदियां जो है सहायक नदियां गंगा में मिलती है। अब देखो एक यहाँ पे राइट हैंड ट्रिब्यूटरी, ठीक है, मतलब दक्षिणी सहायक नदी और दाहिनी सहायक नदी और बाई सहायक नदी का नाम आता है, ठीक है। तो इंग्लिश में उसको बोलते हैं राइट हैंड ट्रिब्यूटरी और लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदी, ठीक है, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। तो अगर मान लो कि एक नदी ऐसे बह रही है, ठीक, और एक आदमी ऐसे खड़ा हुआ है और इस तरफ देख रहा है, ठीक, तो इसका जो राइट हैंड होगा, राइट हैंड इस तरफ और लेफ्ट हैंड इस तरफ, ठीक। तो इधर से नदी ऐसे बह रही है और आदमी ऐसे खड़ा हुआ है, तो इसका जो लेफ्ट हैंड होगा, लेफ्ट हैंड इधर होगा और राइट हैंड इस तरफ। तो राइट हैंड से जो भी नदी मिलेगी वो उसके राइट हैंड ट्रिब्यूटरी मिलेगी होगी, और जो लेफ्ट हैंड से जुड़ेगी वो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी मानी जाएगी, ठीक है। तो गंगा का प्रवाह यहाँ से ऐसे है, अगर यहाँ से आदमी इस तरफ खड़ा हो रहा है तो इस तरफ देख रहा है तो उसका राइट हैंड इधर होगा, तो यमुना उसकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी होगी, ठीक है। और यमुना की राइट हैंड ट्रिब्यूटरी चंबल होगी और राइट हैंड ट्रिब्यूटरी बेतवा होगी, ठीक। और गंगा का जो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है वहां पर आएगी घाघरा, ठीक, दूसरी आएगी गंडक, फिर आएगी कोशी, क्योंकि लेफ्ट हैंड से मतलब बाईं ओर से नदी में मिल रही है। और ये बाईं ओर दाईं ओर का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नदी के बहाव की ओर देखते हुए जब हम खड़े होते हैं तो हमारे दाहिने हाथ से जो नदियां मिलेंगी वो होंगी राइट हैंड, और जो बाएं हाथ से मिलेंगे वो लेफ्ट हैंड, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि गंगा में जो यमुना है वो इलाहाबाद में मिलती है, बाकी जो घाघरा है, गंडक है, कोसी है, ये नेपाल हिमालय से निकलती हैं। तो नेपाल हिमालय का जो एरिया है वो यहाँ से हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, यहाँ से ये काली नदी है और यहाँ पे तीस्ता, ठीक है। इसके बीच का जो
एरिया पड़ता है नेपाल हिमालय, तो यहाँ से जो घाघरा है, गंडक है, कोसी है, ये नदी निकलती है। तो इन नदियों में क्या होता है कि पानी ज़्यादा होता है और गाद भी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये बाढ़ भी लाती है। ठीक है, बाढ़ लाने का भी इनका काम होता है कभी कभी। तो इनके कारण क्या होता है, उत्तरी मैदान में बाढ़ आती है, जो और नदियां हैं, घाघरा है, गंडक है, कोसी है। तो उसकी वजह से क्या होता है, बड़े पैमाने पे जान माल का नुकसान बनता है। जान माल का नुकसान क्यों होता है कि लोग अक्सर क्या करते हैं कि नदी के किनारे ही अपने घर बना लेते हैं। ठीक है, तो नदी के किनारे जब घर बना लेंगे तो बाढ़ आएगी तो उनका जान माल का नुकसान हो रहा है, उन्होंने जो घर बनाया उसका नुकसान हो जाएगा। लेकिन इसका एक बेनिफिट ये होता है कि उन नदी में जो मिट्टी आती है, ठीक है, वो उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है, और जब बाढ़ होने के बाद एक दूसरी एक परत जो पुरानी मिट्टी है उसके ऊपर ला देती है, तो उससे क्या होता है कि कृषि योग्य भूमि बन जाती है और बेहतर हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट चलाया गया था 2014 में। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद उसमें नमामि गंगे परियोजना शुरू की गई थी। इसमें क्या हुआ था कि एकीकृत संरक्षण की बात की गई। ठीक है, एकीकृत संरक्षण मतलब नदी तो संरक्षित करना ही है, उसके साथ उसमें प्रदूषण और उसके जो प्रदूषण के इफेक्ट है उनको भी हमें कम करना है। ठीक है, और आसपास के अभी इसमें ये भी है कि जो आसपास के जो नदी के किनारे के जो क्षेत्र हैं, जैसे मान लीजिए नदी बह रही है, तो उसके आसपास के जो गांव हैं इनको भी ऑर्गेनिक बनाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी जो भी फसल वगैरह उगाई जाएगी वहाँ पर ज़्यादातर ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ की जाएंगी। इस तरह की भी स्कीम आगे आ रही है। ठीक, अब देखो यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत से भी कुछ सहायक नदियाँ निकलती हैं जो यमुना में जाती हैं, जैसे चंबल है, बेतवा है, सोन है। ठीक है, अब चंबल नदी क्या है, चंबल नदी यमुना की सहायक है, बेतवा नदी भी यमुना की सहायक है, लेकिन सोन जो है वो गंगा से मिलती है। ठीक है, तो बेतवा को एक नाम दिया जाता है वित्रावती। ठीक है, तो बेतवा कहाँ पर मिलती है यमुना में, बेतवा यमुना में मिलती है हमीरपुर, एक जगह पड़ता है यूपी में। ठीक है, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर ये यमुना से मिलती है। और चंबल यमुना में कहाँ मिलती है, ये मिलती है इटावा में। ठीक है, याद रखिएगा। सोन नदी पड़ती है पटना में, ये मिलती है गंगा नदी से। ठीक, तो ये अर्ध शुष्क एरिया से आती है। ठीक है, क्योंकि ये प्रायद्वीपीय भारत की ऊपरी वाला एरिया है। ठीक है, वहाँ पर अवरोध ना होने की वजह से पानी वहाँ पर मतलब जब मानसून आता है तो वहाँ रुकता ही नहीं, वो सीधे पार कर जाता है। और यूपी के जो ऊपरी साइड है वहाँ पर पहाड़ियों से वो टकरा कर पानी इसमें बरसता है। तो इन एरिया में मानसून ना रुकने की वजह से यहाँ पर पानी कम बरसात होती है। ठीक है, इसलिए ये अर्ध शुष्क एरिया में आते हैं। तो इनकी लंबाई जो है नदियों की कम है, इनमें पानी की मात्रा कम है क्योंकि कम शुष्क है। ठीक, तो बाएं और दाएं किनारे से जब नदियां जो है मिलती हैं उसके बाद फिर गंगा का निर्माण होता है और पूर्व दिशा से ये पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल के जो फरक्का वाला एरिया है, जैसे मैंने बताया फरक्का से ये दो भागों में बढ़ती है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये एरिया जो है इसको फरक्का कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से दो भागों में बढ़ जाती है, तो एक भाग जाता है बांग्लादेश की तरफ और दूसरा भाग आता है पश्चिम बंगाल में, जिसको नाम दिया जाता है हुगली। ठीक है, भगीरथी हुगली। ठीक, अब फिर बाद में ये दोनों बंगाल की खाड़ी में मिलते हैं और यहाँ पर एक डेल्टा बनता है जिसको सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं। और वो डेल्टा भी, सुंदरबन जो नाम पड़ा वो भी किसके लिए पड़ा उसको भी देखते हैं। ठीक, तो जो सुंदरबन का नाम पड़ता है वो वहाँ पर एक मैंग्रोव की एक प्रजाति पाई जाती है। मैंग्रोव पक्षी मतलब मैंग्रोव एक वृक्ष का एक प्रकार है जो समुद्र के किनारे होते हैं। ठीक, तो उनके नाम को, उस वृक्ष जो वृक्ष है मैंग्रोव, उसका सुंदरी नाम है। ठीक है, उस सुंदरी वृक्ष के नाम से उसका नाम पड़ता है सुंदरबन। ठीक है, तो सुंदरी मैंग्रोव्स के बहुत सारे वहाँ पर प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसकी वजह से इनका नाम सुंदरबन का डेल्टा पड़ा। ठीक है, ये विश्व के सबसे बड़े और सबसे तेज वृद्धि करने वाले डेल्टा में इनका नाम आता है सुंदरबन का डेल्टा। और यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर आता है। ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पर पाया जाता है। तो गंगा क्या करती है कि जब मुख्य धारा से वो दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। ठीक है, जैसे मैंने अभी मैप में डिस्कस किया था। और ब्रह्मपुत्र नदी में मिलने के बाद उसका जो नाम पड़ता है वो मेघना पड़ता है। ठीक है, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी को जब बांग्लादेश में उसको यमुना कहा जाता है, जमुना, जमुना। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में कहा जाता है जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी के बहुत सारे नाम हैं, उसको अभी देखेंगे उसका रिवर सिस्टम में। तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली जो बृहद नदी है बंगाल की खाड़ी में मिलती है, जिससे ये डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है, अब गंगा नदी जो है 2500 किलोमीटर से ज़्यादा है और सिंधु कितनी थी, सिंधु थी 2900 अप्रॉक्स। ठीक है, तो लंबाई में ये बड़ी है अभी, और गंगा नदी जो है 2500 किलोमीटर से अधिक है। ठीक है, गंगा नदी का जो उपवाह तंत्र है उसमें एक, और सिंधु नदी का जो उपवाह तंत्र है उसके बीच में एक वाटर डिवाइड है, जल विभाजक है। ठीक है, तो वो पड़ता कौन सा, अम्बाला सिटी पड़ती है। ठीक, यहाँ पर एक सिटी पड़ती है अम्बाला। ठीक है, यहाँ से ये जो एरिया है और ये, ठीक है, ये जो बेसिन है और ये बेसिन जो अलग अलग हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं वाटर डिवाइड। ठीक है, तो ये दोनों वाटर को अलग कर रहा है। ठीक, ठीक है, अब गंगा नदी में एक और खास बात है वो देखते हैं। क्या आता है कि गंगा जहाँ से निकलती है
ठीक है। अंबाला से, जैसे यहाँ पर वाटर डिवाइड की बात कर रहा है, अंबाला से लेके सुंदरबन का जो एरिया पड़ता है वो पड़ता है कितना, 1800 किलोमीटर का, ठीक है। लेकिन अगर हाइट देखें तो अंबाला से, जैसे मान लो ये अंबाला है और ये सुंदरबन है, ठीक है, तो ये जो हाइट है ये वाली, ये केवल 300 मीटर है और ये लेंथ है 1800, ये 1800 और ये 300 मीटर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हर 6 किलोमीटर की लेंथ में, अगर हर 6 किलोमीटर में नदी बहती है तो उसमें केवल 1 मीटर का ढलान आता है, ठीक है। 1 मीटर वो केवल नीचे जाती है। इसका मतलब है कि ढाल कितना मध्यम है, ठीक है। तो प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में 1 मीटर की गिरावट आती है। इसी वजह से बड़े बड़े विसर्प इस नदी में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने डिस्कस किया, तो विसर्प क्या होता है, इस वजह से ये विसर्प बनाती है, ठीक। अब ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को देखते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से पूर्व साइड से निकलती है, ठीक है। और पश्चिम साइड में क्या होता है, पश्चिम साइड से सिंधु और सतलज निकलती है और पूर्व साइड से मानसरोवर लेके पूर्व साइड, ठीक है, ये निकलती है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। अब ये सिंधु से भी बड़ी है, ठीक है। जैसे मान लो सिंधु की थी तो 2900, गंगा की थी 2500, है ना, और ब्रह्मपुत्र की इससे भी ज्यादा है। लेकिन क्या होता है कि ब्रह्मपुत्र का अधिकांश भाग जो है इंडिया के बाहर है, ठीक है, चाइना में आ जाता है, ठीक है, क्योंकि वो तिब्बत में पूरा फुल लेंथ में वो तिब्बत में बहती है। जैसे यहाँ पे देखो, नेपाल में नहीं है, ठीक है, तिब्बत से ऐसे बहती है, तब इसका नाम पड़ता है सांगपो। उसके बाद फिर ये जब इंडिया में प्रवेश करती है तो इसका इंडिया में नाम पड़ता है दिहन। फिर उसके बाद इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र, और फिर ये बांग्लादेश में एंट्री करती है और फिर इसका नाम पड़ता है आगे मेघना, ठीक है। बांग्लादेश में इसको यमुना बोलते हैं, फिर वो गंगा से मिलने के बाद मेघना में उसका नाम बदलता है, ठीक है। और जब इंडिया में वो प्रवेश करती है तो नामजा बरवा शिखर के पास प्रवेश करती है, जहाँ पर वो यू शेप का गार्ज बनाती है, ठीक है। और गार्ज में प्रवेश के बाद इसको दिहांग बोला जाता है, ठीक है। अब इसकी देखो सहायक नदियों का नाम दिया गया है कि दिबांग है, लोहित है, केनुला है, और भी है, धनसिरी वगैरह, धनसिरी तीस्ता भी इसी में मिलती है। अब इसमें देखो केनुला नाम हो सकता है आप लोगों ने ना सुना हो, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। केनुला जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ठीक है। लोहित दिबांग तो आपको बहुत जगह मिल जाएगा, लेकिन केनुला नाम आपको कम मिलेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। तिब्बत में इसको सांगपो बोलते हैं, बांग्लादेश में इसको जमुना बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक। अब जब नदी जो है तिब्बत से निकलती है, तो तिब्बत क्या है, कोल्ड रीजन है, ठीक है, कोल्ड और शुष्क, वहाँ पर भी बारिश कम होती है और कोल्ड एरिया। तो यहाँ पर क्या होता है कि जल में जो सिल्ट की मात्रा है बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि मिट्टी वहाँ पर उतना जो है ही नहीं, ठीक है, उतना उससे कटाव वगैरह नहीं होता और वहाँ पर सिल्ट जो है बहुत ही कम है। उसके बाद जब वो इंडिया में प्रवेश करती है तो वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो मिट्टी काटने के लिए पानी भी तो होना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पर उतना पानी बरसा है ही नहीं, तो उतना बहाव वहाँ पर कटाव कम होता है। लेकिन जब वो इंडिया में आती है तो बारिश होती है, बारिश बहुत होगी, और हिमालय जो है अवसादों से मिलकर बना है, ठीक। तो अवसादों का कटाव भी होगा, तो कटाव होने की वजह से जल और सिल्ट की मात्रा जब इंडिया में बढ़ती है, इंडिया में प्रवेश करने के बाद, तो उसमें बहुत सा गाद इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी बहुत सारी अनेक अनेक धाराओं से बहती है और गुम्फित नदी के रूप में बहती है। गुम्फित नदी का मतलब ये कि जैसे मान लीजिए फ्लोर है, ठीक है, जमीन का, तो यहाँ पे ऐसे नदी कभी कभी नीचे भी चली जाती है, यहाँ अंदर बह रही है, ऊपर सूखा है लेकिन नीचे पानी बह रहा है, और फिर यहाँ कहीं निकल के बाहर आएगी, तो इसको बोलते हैं गुम्फित नदी, ठीक है, जो मतलब ऊपर जमीन के अंदर अंदर भी पानी बहता है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे नदी द्वीप भी बनते हैं, जैसे कि मांजुली एक द्वीप है, ठीक है, जो अभी हाल ही में डिस्ट्रिक्ट उसको बनाया गया, ठीक, वो एक नदी द्वीप है और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक, यहाँ पे बहुत सारे लोग निवास करते हैं, ठीक है। तो अब ये देखो सबसे बड़े नदी द्वीप, तो इसका नाम है मांजुली, ठीक है, मांजुली, ठीक। प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यहाँ नदी जो है अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है, तो बाढ़ के द्वारा असम और बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति होती है। उत्तर भारत में नदियों के विपरीत, ठीक है, देखो बांग्लादेश में सिल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब वो इंडिया में प्रवेश करती है तो एक गार्ड से काट कर बहुत ही तेजी से वो नीचे मैदानों की तरफ आती है, ठीक। तो उसकी वजह से उसका बहाव बहुत तेज होता है, और बहाव तेज होने के कारण वो कटाव उसमें बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और जैसे कि नदी जो है ये है, ठीक, ये मान लो कि नदी इस एरिया में बह रही, तो धीरे धीरे क्या होता है कि जब गाद बढ़ता है तो धीरे धीरे यहाँ से ऐसे डिपॉजिट हो गया, फिर नदी ऊपर तक बह रही है, फिर वो यहाँ हो गया, तो जब नदी में दोबारा पानी आता है ना, तो नदी ये अपने जो तटबंध है यहाँ से छोड़ के बाहर बहने लगती है, तो जब बाहर बहने लगती है तब फिर बाढ़ का कारण आता है। तो हर बार नदी अपना जब मार्ग पर परिवर्तित करेगी, क्योंकि नीचे तो गाद भरा हुआ है तो उसको निकालना भी जरूरी होता है, ठीक है, नहीं तो ये नदी में बाढ़ आता रहता है, ठीक, और जान माल के नुकसान होता है, ठीक है। अब प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में देखते हैं। तो प्रायद्वीपीय नदियों में क्या होता है कि जो इंडिया का जो शेप है, ठीक है, यहाँ पर पश्चिमी घाट है, ठीक है, पश्चिमी घाट क्या करता है, ये एक जल विभाजक का काम करता है। तो ज़्यादातर जो नदियाँ हैं पश्चिमी प्रायद्वीपीय भारत की, वो क्या करती हैं, यहाँ से निकलती हैं
और बंगाल की खाड़ी तरफ जाती हैं। बहुत ही कम ऐसी नदियां हैं जो इधर से निकलकर इस तरफ जाती हैं, पश्चिम की तरफ जाती हैं। ठीक है, अभी देखेंगे कौन कौन सी हैं। तो ये जल विभाजक का काम करता है। ठीक है, अब जल विभाजक तो समझ में आ ही गया होगा। तो जो पश्चिम तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है, तो ये पश्चिम घाट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। तो प्रायद्वीपीय भारत में जो मुख्य नदियां हैं, मुख्य जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, उसमें एक महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। तो ये पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, तो ये महानदी है। ठीक है, गोदावरी नहीं, ये गोदावरी है, कृष्णा है, महानदी है। उसके बाद फिर कावेरी है, ये पूर्व की तरफ बहती है। तो ये नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा बनाती हैं, क्योंकि धीरे धीरे कटाव करती हैं। और दूसरा, यहाँ पर जो पूर्वी घाट है उसको भी इन्होंने काट काट के उसकी सारी मिट्टी लेके यहाँ पर ये डेल्टाओं का निर्माण करती है। ठीक है, अब पश्चिम की तरफ जो नदियां बहती हैं वो स्पेशली दो नदियां हैं जो लंबी हैं और पश्चिम तरफ बहती हैं, एक नर्मदा है, दूसरी तापी। तो जब इंडिया का निर्माण हो रहा था तब यहाँ पर भ्रंश का निर्माण होता है। उस भ्रंश के द्वारा इन नदियों का बहाव होता है। तो नर्मदा नदी क्या करती है, एक अलग अमरकंटक एक जगह पड़ती है एमपी में, वहां से वो यहाँ पर जो प्रवाह होता है वो रेडियल है। ठीक है, रेडियल ऐसे करके पानी बहता है और फिर यहाँ से ये नर्मदा नदी निकलती है और अरब सागर की खाड़ी में समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये एक नदी यहाँ पर बहती है। दूसरी नदी है हमारी तापी, ये पूर्व से पश्चिम तरफ बहती है। ये दो नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम तरफ बहती हैं। और इन नदियों का बहाव का जो लेवल है ना, वो स्तर इतना नीचे है कि यहाँ पर अवसाद डिपोजिट ही नहीं हो पाते। ठीक है, यहाँ से समुद्र का पानी अंदर आता है, समुद्र का पानी अंदर आता है और बहाव को, अवसादों को काट कर लेके जाता है। तो इस एरिया को, इस तरह के जो एरिया को है, इसको एस्चुरीज कहते हैं, ज्वार नदमुख कहते हैं। ठीक है, ज्वार नदमुख का मतलब ये है जहाँ पर ज्वार का जो पानी है वो नदी में प्रवेश करता है और नदी से फिर वापस भी चला जाता है। उससे क्या होता है कि नदी जो है पूरा साफ रहती है, अवसादों की मात्रा इसमें बहुत ही कम रहती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ज्वार नदमुख। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय नदियों की जो अपवाह द्रोणी है वो छोटी होती है, ये ऐसा अपेक्षाकृत ये अंतर है। ठीक है, अब नर्मदा द्रोणी के बारे में मैंने बताया कि अमरकंटक में वहां से निकलती है, एमपी में है, पश्चिम की ओर भ्रंश घाटी में बहती है। और ये भ्रंश घाटी कब बनी थी, जब इंडिया का निर्माण हो रहा था और जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जो टूटा था, तो गोंडवाना लैंड से जब इंडिया अलग होता है, ठीक है, तो उस समय जब इंडियन प्लेट थी और वो यूरोपियन प्लेट से जब टकराती है तो वहाँ पर भ्रंश का निर्माण होता है। तो उस भ्रंश पे ये नदी बनती है, नदी वहाँ से बहती है। ठीक है, और ये जब नदी बहती है तो वो जबलपुर से निकलती है, तो वहाँ पर संगमरमर के जो पत्थर है, सैल, ठीक है, उस पर एक गहरे गार से बहती है। ठीक है, और वहाँ पे एक तीव्र धार से वो निकलती है, नीचे निकलती है, तो वहाँ पर एक जलप्रपात बनाती है जिसका नाम है धुआंधार। ठीक है, तो ये धुआंधार जो है वो नर्मदा नदी पर है और जबलपुर में पड़ता है। ठीक है, ये जलप्रपात है। ठीक, और नर्मदा नदी के जो सभी सहायक नदी, लगभग जो छोटी छोटी सहायक नदी, हर नदी के लगभग छोटी छोटी सहायक नदी होती ही है। ठीक, तो वो नदियां जो है अधिकतर समकोण पे मिलती हैं। ठीक है, मतलब ये नर्मदा जा रही है तो यहाँ से ऐसे मिल गई, ऐसे मिल गई, ऐसे मिल गई, ऐसे करके मिलती है। ठीक है, तो नर्मदा नदी द्रोणी में कौन कौन से एरिया आते हैं, कौन कौन से स्टेट आते हैं, तो मध्य प्रदेश भी आता है, गुजरात भी आता है और महाराष्ट्र का भी कुछ क्षेत्र आता है। ठीक है, अब एक नर्मदा नदी को संरक्षण करने के लिए मध्य प्रदेश ने एक योजना चलाई थी जिसका नाम था नमामि देवी नर्मदे। ठीक है, नमामि देवी नर्मदे। ठीक, इसको याद रखना, ये नर्मदा के संरक्षण के लिए था। ठीक है, दूसरा है तापी। तापी भी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है, जो सतपुड़ा की पहाड़ी श्रृंखलाओं में है। ठीक है, ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और ये सतपुड़ा की पहाड़ी से, बैतूल एक जिला पड़ता है वहां से। ये भी एक भ्रंश घाटी से निकलती है, नर्मदा के जो समांतर है, इसकी लंबाई बहुत ही कम है। ठीक, और ये मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, तीनों राज्यों में इसकी भी बेसिन पड़ता है, बेसिन एरिया। ठीक, अब देखो अरब सागर और पश्चिमी घाट के जो बीच का एरिया है, ये एरिया क्या है, बहुत ही सकरा है। सकरा होने की वजह से क्या होता है कि ये जो इधर वाली जो नदियां बहुत ही छोटी नदियां, तो इसमें जो है मुख्यतः तुम्हारी जो नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ मिलती हैं, पश्चिम की तरफ जो बहती हैं, उसमें एक साबरमती नदी है, माही है, नर्मदा तापी तो हो ही गई। ये दोनों नदियां ये गुजरात में और ये राजस्थान में और गुजरात में। ठीक है, कुछ अंश राजस्थान में, गुजरात में है, वहां बहती है। भारत पूजा ये पड़ती है केरल में और पेरियार ये भी पड़ती है केरल में। ठीक है, ये छोटी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती है, ये नदियों का नाम याद रखिएगा। ठीक है, अब गोदावरी को देखते हैं। तो गोदावरी क्या है कि प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, इसको दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। ठीक है, और ये महाराष्ट्र में नासिक जिला है, वहां से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय नदियों में अपवाह तंत्र इसका सबसे ज्यादा बड़ा है। ठीक, जैसे कि ओवरऑल अगर देखें तो गंगा का सबसे बड़ा है और प्रायद्वीपीय नदियों में देखेंगे तो गोदावरी का सबसे बड़ा है। और इसका 50%, इसका जो बेसिन एरिया है उसका 50% से ज़्यादा हमारे महाराष्ट्र एरिया में ही पड़ता है, महाराष्ट्र स्टेट में ही है। उसके बाद मध्य प्रदेश में भी है, उड़ीसा में भी है, आंध्रा में भी है। तो गोदावरी में अनेक सहायक नदियाँ मिलती हैं, जैसे पूर्णा है, वर्धा है, प्राणहिता है, मंजरा है, वेनुगंगा है
और पेनगंगा। तो ये जो 3 नदियां हैं लास्ट में दिखाई गई, पेनगंगा, वेनगंगा और मंजरा, ये बहुत बड़ी हैं ट्रिब्यूटरी, ठीक है, ट्रिब्यूटरी मीन्स बहुत बड़ी है। तो आकार और विस्तार के कारण इसको दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है, ठीक। महानदी के बारे में देख लेते हैं। तो महानदी का उद्गम कहाँ पड़ता है? महानदी का उद्गम पड़ता है छत्तीसगढ़ की खाड़ी ऊपर जो उच्च भूमि है वहाँ, और वहाँ से ये उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। इसकी लंबाई थोड़ा कम है, 860 किलोमीटर है, और इसमें महाराष्ट्र भी है, छत्तीसगढ़ भी है, और झारखंड भी है, और उड़ीसा भी है। यहाँ पे मध्य प्रदेश का भी थोड़ा हिस्सा आता है। अब आगे देखते हैं कृष्णा द्रोणी के बारे में। तो कृष्णा नदी जो है महाराष्ट्र के जो पश्चिम घाट में एक एरिया पड़ता है महाबालेश्वर, तो महाबालेश्वर से निकलती है, और इसकी लेंथ जो है 1400 किलोमीटर के आसपास है। इसकी जो सहायक नदियां हैं, तुंगभद्रा है, कोयना है, घाटप्रभा है, मूसी है, मूसी यहाँ पर हैदराबाद जिस नदी के तट पर है, ठीक है, और भीमा, ठीक, ये नदियां। और इसका जो द्रोणी एरिया देखे तो महाराष्ट्र में भी है, कर्नाटक में भी है, आंध्रा में भी। कावेरी के बारे में देखते हैं। तो कावेरी का रिवर डिस्प्यूट आप लोगों ने सुना ही होगा, ठीक। तो ये ब्रह्मगिरी से निकलती है जो कर्नाटक में पड़ता है, और फिर ये तमिलनाडु के कुडलूर, ठीक है, कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, ये नर्मदा हो गई, ये तापी हो गई, ठीक, और ये महानदी यहाँ से निकल रही है, ठीक। तो अगर देखें तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि पॉइंट में परसेंटेज एमपी में भी हो, ठीक है, महानदी का, ठीक, लेकिन ज़्यादातर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में, ठीक। अब यहाँ पे देखो गोदावरी, यहाँ पर गोदावरी निकली नासिक में त्र्यंबकेश्वर से, उसके बाद यहाँ पर ये इसकी जो पेनगंगा है और ट्रिब्यूटरी है यहाँ से मिलकर फिर यहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी में मिलती है। दूसरा फिर कृष्णा है, कृष्णा महाबलेश्वर से निकली, तुंगभद्रा यहाँ पे मिलती है उससे, ठीक है, और फिर ये बंगाल की खाड़ी में मिलती है, ठीक। अब यहाँ पे कावेरी देखो, ब्रह्मगिरी से एरिया से निकल रही है जो कर्नाटका में है, उसके बाद फिर ये यहाँ पर तमिलनाडु पे बंगाल की खाड़ी पे मिल जा रही है, ठीक। तो इसका जो बेसिन एरिया है कर्नाटक में भी पड़ता है, केरल में भी कुछ पड़ता है, और तमिलनाडु में भी पड़ता है, ठीक है। तीनों स्टेट में इसका बेसिन एरिया पड़ता है, द्रोणी जिसको बोलेंगे। और इसकी जो सहायक नदियां हैं, काबिनी है, हेमवती है, अमरावती है, भवानी है, ठीक है। तो इस तरह ये नदियां हैं इसकी सहायक नदी। इसकी लेंथ 760 किलोमीटर है, ठीक। अब भारत में जो दूसरा सबसे बड़ा जो जलप्रपात है वो कावेरी नदी बनाती है, जिसको शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है, शिव समुद्रम, ठीक। अब देखो सबसे बड़ा में दो चीजें हैं, एक तो आकार में सबसे बड़ा, दूसरा हाइट में, ठीक है। दो तरीके से लिए जाते हैं, ऊंचाई में सबसे बड़ा और आकार में सबसे बड़ा, ठीक। और इंडिया से जो नियाग्रा फॉल इंडिया का किसको बोला जाता है? तो एक चित्रकूट करके चित्रकूट वाटरफॉल है जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है, इसका ध्यान रखिएगा। चित्रकूट एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है यूपी में, ठीक है, बट ये जो चित्रकूट वाटरफॉल है, जलप्रपात है, ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। इसको इंडिया का नियाग्रा फॉल कहते हैं, ठीक है। और जो हाइट की बात करते हैं, अगर ऊंचाई में देखेंगे तो ऊंचाई में जो सबसे ऊंचा है, ठीक है, हाईएस्ट वाटरफॉल, उसका नाम है वजरई, ठीक है। ये उरमोदी करके एक नदी पड़ती है, उरमोदी, ये पड़ती है महाराष्ट्र में, ठीक है। तो उसमें ये सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, ठीक। और सेकंड ऑप्शन आता है आपका कुंचिकल, ये वाराही नदी पर है और ये कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। और ये जो चित्रकूट वाटरफॉल है इंद्रावती नदी में, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो ये जो नदियां हैं वो बहुत ही छोटी छोटी नदियां, और भी नदियां हैं जो बहुत छोटी छोटी नदियां हैं जो पूर्वी तरफ बहती है, जैसे दामोदर है, ब्रह्मणी है, वैतरणी है। तो जो ज़्यादातर जो झारखंड एरिया है, पश्चिम बंगाल है और उड़ीसा एरिया पे बहती है, स्वर्णरेखा है, वैतरणी है, ब्रह्मणी है, ठीक है। अभी इसमें देखो मैप में है, तो मैप में नहीं दिखाया गया, छोटी नदियों को नहीं दिखाया गया इसमें, ठीक। अब एक चीज़ और हम लोग फैक्ट देख लेते हैं कि पृथ्वी का जो धरातल है उसमें 71% पानी है, ठीक है, लेकिन इस 71% का क्या है, 97% पानी सॉल्टी है, ठीक है, सलाइन वाटर है, लवड़ी है, ठीक है, तो हम लोग उसको पी नहीं सकते। लेकिन जो पीने योग्य है, ठीक है, वो केवल 3% है, लेकिन उस 3% का भी जो 3.4 पार्ट है वो फ्रोजन है हिमालय में, ग्लेशियर्स वगैरह में, तो वो भी हम पी नहीं सकते। तो इसका जो बचा 1/4 है यही हमारे लिए पेय योग्य है, ठीक है। इसलिए हमको पानी का सही इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। अब झीलों को देखो, झीलों क्या होती है, झीलें एक बेसिकली झील एक इनलैंड वाटर का एक वो है सोर्स, इनलैंड वाटर की एक स्थलक रहती है जो चारों तरफ से जमीन से घिरी हुई होती है, ठीक है। अब इंडिया में देखते हैं कश्मीर घाटी में जो डल झील है, ठीक है, वहाँ पे नाव वाले घर रहते हैं, शिकारा एक बोट है जिसमें लोग बैठ के घूमते हैं, ऐसे करके लंबी सी बोट होती है, पतली सी, ठीक है।
तो उसमें क्या होता है, लोग बहुत घूमने के लिए या पर्यटन के लिए उसमें या और भी जो जलीय खेल होते हैं उसका आनंद लेने के लिए उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो झीलों का जो है पर्यटन का भी एक महत्व है। उसके अलावा इसका एक महत्व और भी है। ठीक है, जैसे पृथ्वी के जो, अब देखो झीलों के बारे में एक परिभाषा दी गई है कि पृथ्वी की सतह में जो गड्ढे होते हैं, गर्त गर्त वाले भागों में जो पानी जमा हो जाता है तो उसको झील कहते हैं। ठीक है, इसका एक टेक्निकल चीज़ ये है कि चारों तरफ से वो लैंड से जुड़ी होनी चाहिए। ठीक है, घिरी होनी चाहिए। बड़े आकार वाली अगर झील देखेंगे तो इसमें कैस्पियन सी है और डेड सी है और अरल सी है। ये तो लगभग अभी सूख रहा है, बहुत कम पानी बचा हुआ है इसमें। ठीक है, कैस्पियन सी अगर देखें तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी लेक है। ठीक, और भारत में बहुत सारी झीलें हैं, एक दूसरे से इनका आकार और लक्षण थोड़ा सा अलग अलग है। अधिकतर झीलें जो है स्थायी होती हैं, उसमें चेंजेस नहीं होते हैं, और कुछ में केवल वर्षा ऋतु में पानी होता है, बाकी ऋतु में वो सूख जाती है। ठीक है, अब कुछ झीलें ऐसी हैं जिनका निर्माण हिमानियों के द्वारा या बर्फ की चादर के द्वारा होता है। अभी इसका यूज क्या है झीलों का, वो हम आगे थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक, अब झीलों का निर्माण कैसे होता है, तो क्या होता है कि जैसे मान लो कि यहाँ पर हिमानी है पहले। ठीक है, ये पिघली, तो ये जो पत्थर जहाँ पे जिस तरह से था, तो ये अगर पिघल गई तो यहाँ पर खाली हो गया एरिया। अब यहाँ पर बारिश हुई, तो अगर ये सेम बर्फ पिघल के यहाँ पर पानी होगी तब भी ये झील बन जाएगी। या फिर यहाँ पर हिमानी थी और फिर वो पिघल कर पानी बह गया, और बाद में यहाँ पर और इरोजन हुआ, और इरोजन होने के बाद फिर यहाँ और गड्ढे हो गए, और फिर यहाँ पर पानी भर गया, तो ये यहाँ पर एक झील बन जाएगी। ठीक है, तो हिमानी और बर्फ की चादर के हटने के बाद जो वहाँ पर पानी इकट्ठा होता है वो भी एक झील का निर्माण वहाँ पे होता है। दूसरा, कुछ लोग जो मानव हैं वो अपने मनोरंजन के लिए लेक का निर्माण करते हैं, जैसे कोड़ी कनाल लेक है, कोड़े कनाल जो है वो मानव मेड है। ठीक है, नदियों के द्वारा जो लेक का निर्माण होता है, जैसे गोखुर लेक है, वाई के द्वारा जो होता है, जैसे वाई यहाँ से बहती है तो यहाँ से रेत उठा ले जाती है और दूसरी जगह निक्षेपित कर देती है, तो यहाँ पे एक गड्ढा पैदा होता है और नीचे का पानी रिस कर ऊपर आता है, तो यहाँ पर एक झील सी आकृति बन जाती है। ठीक, ओएसिस जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो उसके द्वारा एक झील बनती है। अब विसर्ग नदी, ठीक है, गोकुल वाला मैंने बताया, स्पिट और बार। अब देखो नदी, जैसे ये तट है, ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि डेल्टा का निर्माण हुआ, यहाँ तक अवसाद आए, उसके बाद फिर इस तरह से अवसाद फैल जाते हैं, तो यहाँ पर एक पानी का एक जमा हो जाता है जो समुद्र से ही लिया हुआ है पानी, और बार बार वहाँ पे आने जाने का एक सकरा रास्ता भी होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं लगून। ठीक है, जैसे चिल्का लेक है, पुलिकट लेक है, कोलेरू लेक है, तो ये जो है सलाइन वाला है। ठीक है, अंतर्देशीय भाग में आप देखो झीलें देखो, जैसे राजस्थान में एक झील है, ठीक, अंतर्देशीय, वो जमीन के अंदर लैंड पे। ठीक, तो उसको सांभर लेक उसका नाम है, तो उसका यूज जो किया जाता है नमक निर्माण में किया जाता है। ठीक है, तो अगर देखें तो ये इकलौती इनलैंड वाटर लेक है जो नमकीन है। उसके अलावा एक हमारी लद्दाख में पड़ती है पैंगोंग लेक के नाम पे। तो ये दोनों लेक माना जाता है कि इनका जो जेनेसिस है वो टेथिस सी का है। ठीक है, जब इंडिया का निर्माण हुआ था उससे पहले पैंजिया एज में। ठीक है, अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड के बीच में जो सागर हुआ करता था टेथिस सी, उसका ही ये रिमेनेंट है। ठीक, तो मीठे पानी की जो अधिकांश झीलें हैं वो हिमालय क्षेत्र में, ठीक है, जो हिमानी द्वारा बनी है। ठीक, अब इसमें क्या है कि हिम पिघलने से वो भर गई है। जम्मू कश्मीर में जैसे वूलर लेक है वो भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। ठीक है, ये एक फैक्ट है, वो हिमानी द्वारा बनी नहीं है, इसको याद रखिएगा। तो भारत में जो सबसे बड़े मीठे पानी की झील है वो कौन सी है, वूलर लेक। ठीक, उसके अलावा जैसे डल झील है, भीमताल है। डल झील तो जम्मू कश्मीर में है, भीमताल नैनीताल उत्तराखंड में पड़ती है। लोकटक लेक जो बहुत फेमस है फुमड़ी के लिए। ठीक है, फुमड़ी मतलब एक फ्लोटिंग, उसमें वेजिटेशन होता है, जैसे नदी है तो यहाँ पर एक मतलब ये लेक है जैसे, तो यहाँ पर फ्लोटिंग ऐसे करके ये जो वेजिटेशन है, ये लैंड है बीच में, ये ऐसे फ्लोट करता है, इधर कभी है यहाँ पर, फिर यहाँ हो गया, फिर यहाँ से यहाँ हो गया, ऐसे करके फ्लोटिंग वेजिटेशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये लोकटक लेक पड़ती है मणिपुर में। फिर एक बड़ा पानी पड़ता है, ठीक है, ये इसका एक और नाम है उमियाम जिसको बोलते हैं, UMIAM। ठीक है, उमियाम, ये पड़ती है मेघालय में। ठीक, तो इसके अतिरिक्त अब कहते बहुत सारी जो झील हैं उनसे कृत्रिम झील भी बनाई जाती है, जैसे नदियों का रास्ता रोक कर डैम बना दिया, तो डैम बनाने से भी एक वहाँ पर झील का निर्माण हो जाता है, उससे फिर जल विद्युत बनाते हैं। तो भाखड़ा नागल एक जो परियोजना है, ठीक है, सतलज रिवर पर बनी हुई है, तो इस पे भी इससे झील बन जाती है। अब झील का यूज देखो यहाँ पे क्या क्या है, तो सबसे बड़ा यूज क्या है कि झील बहाव को सुचारू रूप से बनाने में सहायक होती है। ठीक है, अब जैसे मान लो डैम पे एक वाटर का रिसोर्स इकट्ठा हो गया, तो एक तो हम उसको यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल के लिए, दूसरा हम पानी को कंट्रोल करके ई फ्लो, एक इकोलॉजिकल फ्लो बना रख सकते हैं। इकोलॉजिकल फ्लो क्या है अभी आगे देखेंगे। दूसरा, जैसे मान लो कि बारिश बहुत ज़्यादा हो गई, तो बारिश के समय क्या होगा कि पानी को इकट्ठा करने के लिए एक एरिया देती है जहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाएगा और बाढ़ नहीं आएगी। दूसरा, अगर सूखा होगा, ठीक है, सूखा पड़ेगा तो वहाँ पर पानी इकट्ठा रहेगा, तो जब तक उसका यूटिलाइज होता है तब तक वो पानी वहाँ पर बना रहेगा। और जो वाटर स्तर है, ग्राउंड वाटर को बढ़ाने के लिए झीलों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जल विद्युत के लिए उपयोग किया जाता है, और जलीय पारितंत्र को संतुलित करने के लिए, ठीक है, उसका उपयोग किया जाता है। और प्राकृतिक मनोरंजन और ये सुंदरता का तो है ही, उसके लिए यूज करते ही। अब नदियों का अर्थव्यवस्था में क्या महत्व होता है,
ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि नदी का जो जल है वो मूल प्राकृतिक संसाधन में आता है, और आपने ये देखा होगा, पढ़ा होगा कि नदी के किनारे ही हमारी प्राचीन सभ्यताओं का विकास हुआ है। जब लोगों ने बसना शुरू किया, खेती शुरू की, तो सब कोई पहले इनिशियली जो मानवीय क्रियाकलाप जो शुरू हुए थे, तो प्राचीन काल से ही लोगों ने नदी के तट पर ही अपना बसाव शुरू किया था, ठीक है। उसके बाद फिर जब ट्रांसपोर्टेशन आया, लोग बाहर बसने लगे, तभी बाद में वो बड़े बड़े शहरों में चेंज हुए, और वो एरिया जो नदी के किनारे हैं वो भी बड़े बड़े शहरों में चेंज हो गए, ठीक। अब जैसे भारत में अभी उतनी चीजें नौ संचालन या जल विद्युत निर्माण तो है, नौ संचालन वगैरह विकसित नहीं है, लेकिन धीरे धीरे चीजें हो रही हैं। नेशनल वाटरवेज का विकास किया जा रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर नदियों का यूज क्या है, सिंचाई में यूज कर सकते हैं, करते ही हैं, और नौ संचालन में यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि नदी या समुद्र से जो ट्रांसपोर्ट होता है वो सबसे सस्ता साधन होता है, ठीक है। जल विद्युत के निर्माण में नदियों का जो महत्व है, ठीक, वो हम लोग जानते ही हैं। अभी ऊपर हमने देखा गंगा सागर नहीं, गुरु गोविंद सागर जो है, भाखड़ा नागल डैम, ठीक है, तो वहाँ पर भी बिजली बनाई जा रही है। और एक यहाँ पर और योजना है जो नदी के संरक्षण से रिलेटेड है, नदी की सफाई से रिलेटेड है। तो सबसे पहले क्या किया गया था, गंगा एक्शन प्लान लाया गया था 1985 में, ठीक है। इसमें रिवर गंगा को ही केवल शामिल किया गया था कि रिवर गंगा की सफाई करेंगे, उसको संरक्षित करेंगे। उसके बाद फिर ये 10 साल बाद नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान बना, ठीक है। इसमें गंगा के साथ साथ उसकी जो और सहायक नदियां हैं और नदियों को भी जोड़ा गया, ताकि और नदी भी संरक्षण के काम में शुरू किया जाए वहां पर भी, ठीक है। तो इसका मेन पर्पज ये था कि प्रदूषण को कम करें और जल की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके, ठीक है। अब देखेंगे नदी में प्रदूषण होता कैसे है। तो नदी जल में सबसे बड़ा प्रदूषण क्या है कि हम लोग, ठीक है, जो गंदगी करते हैं, ठीक है, सपोज मान लो कि हमारा जो कचरा जाता है, जो सीवेज जाता है, अगर वो अनट्रीटेड नहीं है, सही तरीके से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अगर काम नहीं कर रहे हैं, या औद्योगिक जो एक्टिविटीज हैं, जो फैक्ट्रीज का जो गंदा पानी है अगर वो ट्रीटेड नहीं है और नदियों में डाला जा रहा है, उससे नदी प्रदूषित होती है। दूसरा, जो लोग खेती में या कृषि में जो लोग क्या कहते हैं, जो उर्वरक यूज कर रहे हैं, अगर उसको हम जरूरत से ज्यादा यूज कर रहे हैं और वो सही तरीके से अगर यूटिलाइज नहीं हो रहा है, तो वो पानी में रिस के बह जाता है और फिर इन नदियों को प्रदूषित करता है, ठीक है। तो अभी मतलब वो अगर जरूरत से ज्यादा नदियों में अधिक जल निकासी इनकी अगर होती है तो क्या होगा, तो प्रॉब्लम में होता ही है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा कि नदी प्रदूषित हो रही है, और केवल जल की गुणवत्ता कोई नहीं है, बल्कि नदी को स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता को प्रभावित करते हैं, ठीक है। ये जो हम करते हैं, इससे क्या होता है कि नदी का पानी की जो गुणवत्ता है वो तो खराब हो ही रही है, लेकिन जो उसकी जो क्षमता है अपने आप को सही करने की, उसको भी प्रभावित करती है, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पर इकोलॉजिकल फ्लो या इको फ्लो, ठीक है, ई फ्लो। ई फ्लो बेसिकली वो मिनिमम फ्लो है, मिनिमम पानी का बहाव है जो एक नदी के लिए जरूरी होता है, जिससे कि उस नदी की जो इकोलॉजिकली एक्टिविटीज है वो बनाई रखी जा सके, ठीक है। इकोलॉजिकली एक्टिविटीज मतलब कि उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो फिशेज हैं, जो जलीय जो क्रिएचर्स हैं, वो सारे अपने सारी एक्टिविटीज को सही तरीके से उसका पालन कर सके, मतलब उनको पूरा जीने के लिए उतनी चीजें, मिनिमम जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी पूरी हो सके, ताकि वहाँ की जो जैव विविधता है वो बनी रहे, वो संरक्षित रहे। इतना पानी का फ्लो मिनिमम होना चाहिए, ठीक है, इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल फ्लो, ठीक। अब ये समुचित जल प्रवाह यही है। अब क्या होता है कि गंगा रिवर के बारे में बताया गया कि गंगा जो है वो, उसके अंदर एक ऐसी खास बात है, क्योंकि वो इतना दूर ट्रेवल करके आती है, तो उसके अंदर ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने ही जल को ट्रीट करते हैं, अपने जल को शुद्ध कर देते हैं, ठीक है, गंदगी को शुद्ध कर देते हैं। लेकिन गंगा में क्या है कि 20 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले जो शहर है, केवल उनको ही सही करने की क्षमता है उसके अंदर। लेकिन अगर देखो यहाँ पर दिया है कि दिए गए जो समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल जो है केवल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंदगी को तनु करने के सहायक कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर उसका जल जो है समुचित जल प्रवाह उसमें नहीं हो रहा है, ठीक है, उसको उतना पानी नहीं मिल रहा, या पानी मिल रहा है तो प्रदूषित मिल रहा है, तो क्या होता है कि उसको जो खुद को सही करने की जो क्षमता है वो भी खत्म हो जाती है, ठीक है। तो बढ़ता हुआ जो औद्योगिकरण है और शहरीकरण है, इसकी वजह से ऐसा हुआ है कि नदियों का जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी योजनाएं लागू की गई हैं और लागू की भी जा रही हैं कि हम नदियों को स्वच्छ बनाएं, ठीक है, क्योंकि नदी जल जो है, बहुत जल ही जीवन है, तो आपने सुना ही होगा। तो इस तरह से ये चैप्टर समाप्त होता है। कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं कि वुलर लेक निम्नलिखित में से किस राज्य में, तो वुलर आपको पता होगा जम्मू कश्मीर में, ठीक है। नर्मदा उद्गम अमरकंटक में होता है जो एमपी में है, ठीक है। कौन सी लवणी जल वाली झील है, तो लवणी मतलब सैलाइन, सांबर राजस्थान में, ठीक है। कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है, गोदावरी, ठीक, दक्षिणी गंगा इसको बोलते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है, तो भ्रंश घाटी में तापी भी बहती है, भ्रंश घाटी में नर्मदा भी बहती है, ठीक है। तापी एंड नर्मदा ये दोनों भ्रंश घाटी में बहती है। तो इस तरह से मैंने डिटेल में इस चैप्टर को खत्म किया है, पूरा किया है। तो अगर आपको कोई डाउट होता है तो इस वीडियो को दोबारा सुनें, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।